सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्योंकि मौलाना कहते हैं कि हम तो वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे और हुकूमत जो दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है वो भी मौलाना साहब को फ़िलहाल तो कबूल नहीं है। अब आगे देखें कि होता है क्या। तमाम श्रोता गुफ्तगू कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ ज्वाइन कर रहे हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ़ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल अजीज़ खान साहब चीफ़ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। सर, हम देख रहे हैं ये 2 रोज़ में ये चौथी मुलाकात आज हो गई और काफ़ी ज़ाहिर अपना किरदार अदा कर रही है, दोनों ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं किसी की भी दाल नहीं गल रही है। बात भी की जा रही है, कन्विंस करने की मौलाना साहब को कोशिश भी की जा रही है, लेकिन लगता ही है मौलाना साहब टस से मस नहीं होंगे। देखिए, सबको दुआ करनी चाहिए कि पुरअमन तौर पर ये धरना ख़त्म हो जाए और कोई ऐसा रास्ता निकल आए, हुकूमत और अपोजिशन किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर आमादा हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ और मौलाना साहब ने जिस तरह से अपने कारकुनों की तादाद में इजाफ़ा करना शुरू किया है, ज़्यादा मुनज़्ज़म होना शुरू हुए हैं और कोई एक्शन हुकूमत को करना पड़ता है, ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई हुकूमत को एक्शन करना पड़ता है तो सूरत हाल बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। मैं ये देख रहा हूँ कि हुकूमत को और सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों पर आमादा हो जाना चाहिए, एजेंडा बड़ा कर लेना चाहिए। एजेंडा दोनों साइड पे एजेंडा बड़ा करने की ज़रूरत है, बड़े और चीज़ें भी जो हैं वो ऐड करनी चाहिए। अब पार्लियामान को ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है, डायलॉग को ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें एजेंडे के अंदर शामिल करने की ज़रूरत है जो वाकई इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। मौलाना साहब को चाहिए कि मुल्क के और जो मसाइल हैं उनको अपनी लिस्ट के अंदर लेकर आ जाए। सॉरी टू से, ये जो पार्लियामान की आपने बात की मुझे हंसी आती है। पार्लियामान को तो मजाक बनाया हुआ है, वहाँ पे सिर्फ शोर शराबा होता है, सिर्फ दूसरी जमात के बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं जो शोर गुल कर रहे हैं और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। असल में मैं देख रहा हूँ कि दोनों साइड पर जो मुतालबात की फहरिस्त है उसके अंदर इजाफे की ज़रूरत है। मुल्क के अंदर और भी मसले हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अगर इस्तीफ़ा दे दिया, बहुत बुरी रिवायत होगी, बहुत गलत रिवायत होगी। फिर कोई वज़ीर आज़म नहीं रह सकता। फिर 40-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख आदमी आके बैठेंगे और बोलेंगे इस्तीफा दो। इमरान खान का जाना इसका मतलब है जमहूरियत फिर पाकिस्तान में नहीं रहेगी। अगर इमरान खान से यहाँ पे इस मौके पे इस्तीफा ले लिया और अगर इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया तो इमरान खान ये कहेगा, मैं आया था इस्लाहात करने, मैं आया था इन चोरों डाकुओं को पकड़ने के लिए, मैं चाहता था मुल्क में तब्दीली लेकर आऊं, मैं चाहता था ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली लेकर आऊं, मैं चाहता था निचले तबके को ऊपर लेकर आऊं, मुझे काम नहीं करने दिया। और फिर एक ऐसी रिवायत बन जाएगी कि कोई वज़ीर आज़म नहीं रह सकेगा। इसलिए वज़ीर आज़म को रहना चाहिए। एक ऐसा कायदा तरीका बनना चाहिए दोनों साइड पर जिसके अंदर लोगों के और मसाइल की तरफ आए। पार्लियामेंट की आप बात ठीक कर रही है, 2 क्लास के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी तरबियत तालीम की जरूरत है, वहाँ पे भी इस्लाहात की जरूरत है। लेकिन लोगों को कौन तालीम और तरबियत देगा? लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो नहीं चलेगी ना। हाँ, बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ना चलाएं। बहुत ज्यादा जरूरत है कि पार्लियामान का तकद्दुस जो है वो उसको बरकरार रखा जाए, ठीक तरीके से काम करे। पॉइंट टेकन। मुर्तज़ा, जो इस्लामाबाद में आजकल हो रहा है, ये हुआ था 2014 में भी जब 126 दिन का धरना दिया गया था, लेकिन उस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। आज वो सूरत हाल नहीं है और आज जो JUIF के लोग बैठे हुए हैं, जो शुरा हैं, हम देख रहे हैं कायदीन के बगैर ही बैठे हुए हैं। आधे एक घंटे के लिए अगर मौलाना साहब आते भी हैं, तकरीर करके चले जाते हैं। वहाँ मोराल कैसा देख रहे हैं? क्योंकि आप इस्लामाबाद में हैं, आप सूरत हाल भी देख रहे हैं, कैसा मोराल है वहाँ शुरा का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन मोराल है अभी तक जो वहाँ धरने के शुरका हैं। किसी भी धरने में शरीक शख्स ने ना किसी सहूलत के ना होने का गिला किया है और ना ही उन्होंने ये कहा है कि मौलाना यहाँ नहीं होते, ना ही उन्होंने किसी और वाले से। सर्द मौसम भी है, बारिश हो रही है, आपको पता है गुज़श्ता रोज़ पहाड़ों पे बर्फ़बारी हुई है, उसका असर भी इस्लामाबाद में मौजूद है। लेकिन किसी एतबार से भी हमें ऐसा नहीं लगा कि धरने के जो शुरका हैं वो इस हवाले से परेशान हो। अच्छा। वहाँ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, जिनकी तबीयत नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा है वो वहाँ से मेडिसिन भी ले रहे हैं। दिन में मुख्तलिफ सेक्टर इस्लामाबाद के हैं, वहाँ वो जाते हैं, सैर करते हैं और शाम को उस धरने में वापस चले जाते हैं। तो उनके लिए सहूलत तो जो भी हो सो हो, लेकिन वहाँ पे हमने ये एक मोराल उनका देखा है। और दूसरी बात ये है कि लोग यहाँ से नहीं आते,
यानी लोकल लोगों की शिरकत तकरीबन ना होने के बराबर है। जो लोग भी आए हैं वो मुख्तलिफ सूबों से, जिस तरह से सुबह सिंध से, चले आप तो कह रहे हैं मुराल बड़ा जबरदस्त है। मैं जरा इस पर और बात, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मुझसे मैं चाहूंगी बात भी कंप्लीट करें। मुझे ये भी बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि जो मुराल है वो बुलंद है, तो उस पर उसको देख के तो लगता है ऐसा है कि मौलाना साहब अगर नहीं मान रहे तो ये शुरा भी ऐसे नहीं मानेंगे और जब तक भी बैठना पड़ा वो बैठ जाएंगे। यहाँ पर तैयारियों में हैं ये। अगर तो मौलाना फजलुर रहमान इनको कहेंगे कि इन्होंने बैठना है तो वो ज़रूर बैठे रहेंगे, और शायद जितना दिन वो कहें मौलाना उतना दिन ये बैठे रहेंगे। इतवार तक का तो मौलाना फजलुर रहमान ने खुद कहा है, और इतवार को क्योंकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस दिन इसको सीरत कॉन्फ्रेंस में तब्दील किया जाएगा, इस धरने को। इसी तरह से वहाँ सीरत कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ उलमा कराम जो हैं वहाँ वो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डालेंगे। ये तो इनका इस तरह से है। जो सियासी सूरत हाल है वो भी मौलाना फजल रहमान साहब जो धरने के हवाले से उन्होंने एक मेन पॉइंट रखा हुआ है, जिसमें वो ये कहते हैं कि इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म का चाहिए। बुनियादी तौर पे उनको भी पता है कि ये इस्तीफ़ा नहीं मिलना। और आगे जो जिनके साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको भी पता है कि ये इस्तीफ़ा नहीं होगा। तो उसके बाद जो दीगर उनके मुतालबात हैं उनमें जिस तरह से शफाफ इंतखाबात का है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और उसके हवाले से आप DGISPR साहब का कल का बयान अगर आप देखें बिल्कुल उस पर बात नहीं बुलाया जाएगा तो वो नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये एक किस्म का मुतालबा जो है वो इनका हुकूमत की तरफ से कंसिडर किया गया है, और उसके ऊपर इनकी बातचीत की गई है कि अमन व अमान के लिए हम पाक फौज को वक्त ज़रूरत बुलाते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं रहेगी तो उनको नहीं बुलाया जाएगा। बिल्कुल सही, इस बात को बार बार क्लियर भी किया जा रहा है। हाँ जी, इसके साथ ये है कि अगला जो लाहा अमल है कि गवर्नमेंट चलाना के क्या ये हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पे हुकूमत चला सकती है, गवर्नेंस कर सकती है और इदारों को चला सकती है, नहीं चला सकती। इसमें कोई जो हेल्प आउट कर रहा होता है उस हवाले से भी कहा गया कि ये कोई भी इनको हेल्प आउट ना करे, ये खुद पॉइंट अगेन मैं आती हूँ। मुर्तज़ा मजीद भी आपसे जानना है। शौकत बसर साहब से ज्वाइन करें, सारे हुकूमती नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। आती हूँ बसर साहब, आपसे बात करती हूँ, लेकिन पहले फैसल साहब ये जो हुकूमती वज़रा बातें करते रहे, शेख रशीद साहब के बयान खबरों की जीनत बने रहे कि 2 दिन में मौलाना साहब धरना लपेट देंगे, ये कुछ नहीं बचा, ये धरना ख़त्म होने वाला है। ये बयानात आपको ना कबल वक्त हो गए। यहाँ तो मौलाना साहब मुझे तो लगता है कि इतवार तक या इतवार के बाद भी उठेंगे। शेख रशीद साहब की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है इस तरह की गुफ्तगू से भी, और दूसरा ये कि उनके महकमे में कितना बड़ा सानेहा हुआ है, और उस सानेहा में अब तक लाशें रखी हुई हैं, वर्षा ढूंढ रहे हैं। शेख रशीद साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए था, उनको अपने इदारे को ठीक करना चाहिए था। जो उनकी जिम्मेदारी है, प्राइम जिम्मेदारी, वो उन्हें किस तरह से अदा करनी चाहिए थी, उसमें मुसलसल फेल रहे, और यहाँ की जो बयानबाजी करते रहे उनका भी कोई सर पैर नहीं रही। तो वो एक्सपोज होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। उनको अपनी सियासत भी बचानी चाहिए, उन्हें अपना इदारा भी बचाना चाहिए, अपनी वजारत भी बचानी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुतालबात है उनकी वजारत, तो मुझे लगता है कहीं नहीं जाती उनकी, नहीं जानी चाहिए। कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ मुसलसल लोग बढ़ते रहें और इनकी ट्रेनें टकराती रहें और आग लगती रहें और कोई जिम्मेदारी ही ना ले कोई, और वजीर साहब कहेंगे मेरी वजारत के अंदर तो सबसे कम हादसात हुए हैं। ये कोई बात थोड़ी है, ये कोई मतलब ये मुल्क जो है वो कोई बनाना रिपब्लिक है कि शेख रशीद साहब को विरसे के अंदर मिली हुई उनके अब्बा जो थे उनकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर इनको जो वजारत मिली हुई, वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं शेख रशीद साहब। ऐसा कोई मामला नहीं है। शेख रशीद साहब को परफॉर्मेंस अपने ठीक करनी चाहिए। ये आवाम जो है वो शेख रशीद साहब की फजूल किस्म की गुफ्तगू सुनकर उनके इदारे के जो नाकिस कारकर्दगी उसको मजीद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेकिन हम आते धरने की साइड पर, हुकूमत और अपोजिशन की दोनों साइड की कमेटियों को जो पॉजिटिव्स हैं, दोनों साइड के पॉजिटिव्स उनको नोट करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर गुफ्तगू उनकी दोनों की साइड पर पॉजिटिव आ सकती है। ऐसे कौन कौन से नुकात हैं जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन एक तरह से सोच रही है, उनको ढूंढना चाहिए। जो बड़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो सकता उनको ज़रा पीछे रखें, जिन पर इत्तेफाक राय हो सकता है, इत्तेफाक राय हो सकता है, उन चीज़ों को ढूंढें, उनको आगे लेकर आएँ, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर जमहूरी ताकतें बैठी हैं। ऐसी चीज़ों को ढूंढकर सामने लाना
फिर रास्ता निकलेगा कि हाँ इतनी चीज़ों पे इत्तेफाक हो गया है, ये वाले मामले पे इत्तेफाक हो गया है, तो फिर एक रास्ता खुलता चला जाएगा। अभी तक कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई हैं जिसके ऊपर कोई ऐसा पॉइंट हुकूमत का है या अपोजिशन का है कि हाँ हमारी गुफ्तगू हुई, 4 दफ़ा हम बैठे, 3 चीज़ों पे इत्तेफाक हो गया है, 1 पे हो गया, 2 पे हो गया। अगर ये इस तरह की बैठकें होती रही और सर्द महरी रही दोनों साइड पर, तो ये भी जमहूरियत के लिए डेडलॉक तो बरकरार है। अब ज़ाहिर है अब हुकूमत क्या सोच रही है ये भी देखना होगा। बसरा साहब, हुकूमत के पास क्या है मौलाना साहब को मुतमईन करने के लिए? मौलाना साहब के पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हुकूमत के पास क्या है? उनका कोई एजेंडा नहीं है। आप देख, मैं बताता हूँ, देखिए मेरी गुजारिश सुन लें। मैंने जो बात कही है इसलिए कही है कि पहले दिन मौलाना साहब जिस दिन इलेक्शन हुए, आपको याद होगा पूरे पाकिस्तान ने सुना कि हमें इन असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए, असम्बलियों का बाइकआउट करना चाहिए, हमें असम्बलियाँ जो है रिग्ड हैं, इलेक्शन नहीं मानते हैं, ये पूरी कौम ने सुना। ठीक है, उस वक्त तो ना महंगाई थी, ना बेरोज़गारी थी, ना उस वक्त करतारपुर था, ना इसराइल था, पता नहीं क्या क्या अब ये एजेंडे लेकर आ रहे हैं। बसरा साहब सारी बातें कर लें, मौलाना साहब छाए हुए हैं, अभी नॉन इलेक्टेड होते हुए भी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं वो, और आप लोग ही मना रहे हैं उनको। समैया बात यह है कि अब मेरे ख्याल में पूरी कौम को और मौलाना साहब को भी सबसे ज़्यादा पता है कि अब उनके क्या हालात हैं। मैं पॉइंट अपना बिल्ड कर लूँ, फिर उसके ऊपर आता हूँ। फिर आपको याद होगा कि जब मौलाना साहब ने शुरू किया पब्लिक गैदरिंग में जाना, कभी नामूसे रसालत, कभी इलेक्शन, कभी महंगाई, कभी बेरोज़गारी, ये वाले इश्यूज़ चलते रहे। फिर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने जाके उनसे मुज़ाकरात किए, बताएं भाई क्या प्रॉब्लम क्या है आपका। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जलसा करना है, हमें जगह दे दें। जगह दे दी गई। उस वक्त तक भी कोई मुतालबा नहीं था। अच्छा चले, आप पहुंच गए, हम जमहूरी लोग हैं, आ गए। अब उन्होंने कहा आते ही कि जी हमें इस्तीफ़ा चाहिए, हमें असम्बलियाँ तोड़ दें। बसरा साहब, माजी के धरने देने वाली जमात अभी हाल के धरना देने वाली जमात को कैसे उठाएगी? मैं ये नहीं कहता, उनका हक है। अरे उठाएगी कैसे? कब तक बैठे रहेंगे? उनका हक है, हमने उसको माना। सुमैया पहली बात आप इसको अप्रिशिएट करें, फैसल भाई भी करेंगे। एक मिनट सुमैया, कभी पाकिस्तान की तारीख में जब हुकूमतों के खिलाफ तहरीकें चलती हैं या लॉन्ग मार्च होती हैं, धरने होते हैं, कभी इस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जाता, लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, लोगों को प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहते जाएं जाके धरने वाली जगह पे चेक करें, उनको फैसिलिटीज दें। हाँ, हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली फेस सेविंग देंगे। किस चीज़ पे? आज भी हम समझते हैं कि हमें इलेक्शन के निज़ाम को मजबूत बनाना है, ताकि उसके लिए हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है। और मैं अभी भी आपके खबर में प्रोग्राम में खबर दे रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं हो रही, ना इस्तीफे पे, ना असम्बलियों पे। 2-3 चीज़ों पे बात हो रही है। नंबर 1 कि आए हम मिलकर, हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है, उसके अंदर आप आइए, आप सबूत दीजिए, आप सबूत दें और कहें कि ये हल्का खोल लें। सर ये मेरा सवाल यही है, नहीं माने मौलाना साहब, आप लोग क्या करेंगे फिर? सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास? मान चुके हैं। चले ये बात भी मैं कह रहा हूं सुमैया, अच्छा, मान चुके हैं। आप खबर दे रहे हैं? असल में इशू ये हुआ है, आप खबर दे रहे हैं? फजलुर रहमान साहब के साथ इशू ये, मैं खबर दे रहा हूं। अच्छा। मान चुके हैं। अच्छा। और इसलिए दे रहा हूं, पूरे वसूख के साथ दे रहा हूं। अब चीज़ें जो हैं एक इन राइटिंग फॉर्म में आनी है। फजलुर रहमान साहब के जो बारगेनिंग के चिप के तौर पर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। अगर मेरे से खबर लेना चाहती हैं, मैं खबर एक ले लूं, किधर गई? मैं खबर ले लूं, ब्रेक के बाद आपसे उसका टेक लूंगी, मैं उसी पे बात कर लूं। सर एक खबर मेरे पास भी है, वो खबर की जरा मैं अपने नुमाइंदे से पूरी खबर ले लूं, तफसीरात ले लूं, उसके बाद मैं आपकी जानिब आ जाऊंगी ब्रेक के बाद। और ख़बर ये आ रही है नाजरीन, और नुमाइंदे को भी हम रब्ता करने की कोशिश करें। बस सदर आप भी सुन लीजिए कि ज़ाहिर है जिसको फ़ायदा हुआ, जिसको नहीं हुआ, वो सबको पता है, सबको नज़र आ रहा है। इससे अगर मौलाना साहब को कुछ फ़ायदा हुआ है तो वो ये हुआ है कि वो अपोजिशन के तौर पर उभर के सामने आए। लेकिन नून लीग को जो फ़ायदा हुआ है वो फ़िलहाल ये हुआ है कि मियाँ साहब अब जेल में नहीं है, अब वो अपनी रिहाइश गाह पे हैं और जाती उम्रा में उनका इलाज हो रहा है। एक कमरा उनका ICU बना दिया गया है, वहाँ पर डॉक्टर्स की एक टीम है जो उनकी निगरानी कर रही है, उनके इलाज मुआवजा कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।